नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी कनाडास्कस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इस खबर पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। साथ ही जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा तरीन तमाम खबरें और साथ ही साथ बात करेंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कई कहानियों की भी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। कनाडास्कस में G7 समेत आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। G7 समेट बीच में ही छोड़कर वापस लौटेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप की ओर से लोगों को फौरन तेहरान खाली करने की सलाह। ईरान ने इजराइल पर फिर की मिसाइलों की बौछार। इजरायली पीएम ने कहा खामनेई के खात्मे से ही क्षेत्र में आएगी शांति। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा बिना फंडिंग के मुमकिन नहीं ऐसे हमले। और सौराष्ट्र और कच्छ में आज मूसलाधार बारिश के आसार। कोंकण, गोवा, कर्नाटक और बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में शुक्रवार तक होगी बारिश। तो आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए और यहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 2 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी कनाडास्कस में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये छठी बार है जब पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत
कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। और हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह कैनानास्किस कनाडा से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अमृतपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, अब आगे का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है उनका? देखिए, यहाँ करीब 8:30 बज रहे हैं। प्रधानमंत्री अबाउट 1 घंटा पहले यहाँ लैंड किए कैलगरी में, जो एक सिटी है अल्बर्टा प्रोविंस का। प्रधानमंत्री आज कैलगरी में रुकेंगे। कल सुबह जो आउटरीच सेशन में कैनेडियन टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 17 जून को कल सुबह प्रधानमंत्री कैनानास्की एक बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट किस्म की जगह है कैनेडियन रॉकीज में। वो जो पहाड़ आप ये खूबसूरत पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कैनानास्की के कैनेडियन रॉकीज, यहाँ पर एक रिजॉर्ट है जहाँ ये G7 समिट है। प्रधानमंत्री सुबह वहां पहुंचेंगे शॉफर से, कैलगरी से। वहां स्टार्टिंग में एक ग्रुप फोटो होगी G7 लीडर्स के साथ, और जो तमाम इनवाइटेड आउटरीच कंट्रीज हैं जिसमें भारत, मेक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन के मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको आमंत्रित किया है मार्क कार्नी, यहाँ के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री ने। ग्रुप फोटो के बाद वो एक आउटरीच सेशन में जाएंगे जहां प्रधानमंत्री इंटरवेंशन करेंगे। प्रधानमंत्री की इसके अलावा कई बायलैटरल या द्विपक्षीय मुलाकातें हैं, जो प्रधानमंत्री अलग अलग मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातें करेंगे, जिसमें जो जो मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं क्लॉडिया शॉनबॉम, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उनके साथ मुलाकात होगी। तो ये बायलैटरल मुलाकात प्रधानमंत्री का कल ये कार्यक्रम रहेगा। शाम को प्रधानमंत्री अपना दौरा कनाडा का खत्म करेंगे और अगली लेग जो क्रोएशिया है उसके लिए जाएंगे। जी शैला। अमृत, इस G7 सम्मेलन में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक बात हो सकती है, तो वहीं G7 सम्मेलन में वैश्विक शांति और सुरक्षा भी मेन फोकस रहने वाला है। एक तरफ जहां पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष, रूस यूक्रेन का संघर्ष एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से संघर्ष बढ़ता जा रहा है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सदस्य देश इन चिंताओं का क्या कुछ समाधान निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर कार्नी साहब की चलती तो वो यही एजेंडा जो आप कह रही हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, काउंटर टेररिज्म, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज, ये मुद्दे रखते, क्योंकि आप जानती हैं कि G7 एसेंशली एक इकोनॉमिक फोरम की तरह शुरू हुई थी। ठीक है, जो दुनिया के प्रेसिंग इश्यूज हैं, पर अब क्योंकि ईरान इजराइल की जंग का मसला इतना बढ़ गया है कि दोनों ही मुल्क इस बात सभी मुल्कों के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है, और G7 पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये मुद्दा छाया हुआ है G7 पर क्लियरली। तो ये क्लियर है कि दोनों के इस समिट में जो इजराइल हमास की जो वेस्ट एशिया में या पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है वो छाया रहा। ये एक्सपेक्टेड है कि कल भी छाया रहेगा। अब इंटरनल डिविजन्स हैं G7 के बीच में भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ से रवाना हो चुके हैं मिडवे समिट को छोड़कर। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बैक करते हैं। हालांकि बाकी जो वेस्टर्न मुल्क हैं उनका रवैया अलग है। इवन यूक्रेन रूस को
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे मैंने बताया यहाँ इनवाइटेड हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह डाला कि आप रूस को अगर G8 से ना निकालते तो ये नौबत ही ना आती। और उन्होंने तो बराक ओबामा और जस्टिन ट्रूडो पर इल्जाम लगा दिया कि इनकी वजह से रशिया को बाहर का दरवाजा दिखाया गया। इसी बीच अमृतपाल, एक खबर ये भी है कि ट्रंप ने तेहरान खाली करने की सलाह दे डाली है, इसे कैसे देखा जाए? इजराइल को बैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें ये वॉर टू द फिनिश होगी और क्लियरली ये जंग चलेगी और इजराइल का यहाँ पर राइट है इस पर वो इजराइल को बैक कर रहे हैं। डी एस्केलेशन, जहां बाकी मुल्क डी एस्केलेशन की अपील कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया जॉइंट कम्युनिके पर साइन करने को कि वो क्लियरली कह रहे हैं कि दिस विल बी अ फाइट टू द फिनिश। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरह के उनका स्वभाव है वो आज के वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेते हैं, तो ये भी देखा जा रहा है, हो सकता है इसका मतलब एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि तेहरान बैक डाउन करे और नेगोशिएशन करे, क्योंकि एक दिन पहले वो कह रहे थे कि आई एम pretty confident that deal can be brokered। दूसरे दिन कह रहे हैं कि वापस आ जाए टेबल पे, नहीं तो फिर इजराइल खत्म कर देगा, मर्जी आपकी है। तो ट्रंप साहब का ये एक रवैया है, ये उनका एक स्वभाव है, वो धमकी देते हैं और फिर नेगोशिएट करते हैं। जी चलिए, जिस तरह से भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, ये कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर जिस तरह से भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक स्थिरता और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दे तो प्रमुख हैं ही, वहीं साथ ही साथ AI का जिस प्रकार से उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इसे लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन क्लियरली इसी पर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, इनको कैसे यूज किया जाए आपकी डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी आज जब आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड है, जब आपका वेस्ट एशिया इज मायर्ड इन अ क्राइसिस, तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री का इस पर जोर रहेगा कि अगर आपको एनर्जी सिक्योरिटी करनी है, अगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रिस्टोर करना है, अगर आपको दुनिया की बड़ी आबादी जो ग्लोबल साउथ में रहती है उसकी तरक्की देखनी है, उनके एजेंडा को सेंटर पेज पे लेके आना है, तो आप को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री अपनी इंटरवेंशन में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि कैसे भारत ने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए चाहे वो UPI हो, चाहे आधार हो, चाहे डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल सर्विसेज के थ्रू सर्विसेज पहुंचानी, लास्ट माइल एफर्ट्स, तो ये कैसे भारत ने अपनी आबादी को और बड़ी आबादी जो तादाद आबादी की जो इतने सक्षम नहीं थे, मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, उनको कैसे फायदा पहुंचाया। और दुनिया को तो वो स्ट्रेस अपॉन करेंगे कि इस पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप करें और आप अगर दुनिया की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आपस में एक मत हों। और इस तरह की जो एक टेक्नोलॉजिकल अपार्थी चल रही है, जो भेदभाव चल रहा है कि डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं बैठा है, एडवांस, क्योंकि G7 तो देखिए ना जी, एडवांस्ड मुल्कों की ग्रुपिंग है ना, आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये लोग हैं। आपने ग्लोबल साउथ को भी बुलाया आउटरीच में, आपने मेक्सिको को बुलाया, आपने भारत को बुलाया, आपने साउथ अफ्रीका को बुलाया है। तो आप इनको अगर एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइड लेके चलेंगे तो आप दुनिया की समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री का इस पर जरूर जोर रह सकता है अपनी इंटरवेंशन में कल। बिल्कुल, और जिस तरह से AI के संभावित खतरों को, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संभावित खतरों को लेकर बहुत सारे लोग चिंता में हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग इससे विकास की राह अग्रसर होते हुए भी देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो इसमें विकास देखने का ही है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस प्रकार से और ज्यादा तरक्की की जा सकती है उसे देख रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो है, जो एनवायरनमेंट है उसे लेकर भी, ग्रीन एनर्जी लेकर भी बात हो सकती है। और ग्रीन एनर्जी लेकर भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ है और इसको लेकर भारत में जिस तरह के प्रयास है, कहीं ना कहीं भारत की जो ग्रोथ, जो स्टोरीज हैं उसको भी दुनिया के समक्ष रखने का मौका मिलेगा।
जी बिल्कुल। आप याद करें ISA किसकी दिन है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं लगातार ग्लासगो से लेकर और जो तमाम इंटरनेशनल फोरा है, प्रधानमंत्री ने यूज ऑफ क्लीन एनर्जी की बात की है, क्योंकि ये जो दुनिया हमने इनहेरिट की है, जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो हमारा दायित्व बनता है कि अगली जनरेशंस के लिए हम एक सिक्योर क्लीन एनवायरनमेंट लेके जाए। और प्रधानमंत्री इसी पे जोर देते रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी, जैसे आपने कहा, भारत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा और भारत पुश करेगा कि आप इसको कि अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, उस पर आप कोऑपरेट करें, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर डील्स के थ्रू हो, चाहे वो जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके थ्रू हो, और एक फॉसिल फ्यूल्स को लगातार खत्म करने का जो एक रोड मैप या एक खाका तैयार करके अपनी कमिटमेंट्स करें। और सिर्फ केवल क्लाइमेट चेंज को लेके बातों का वक्त निकल गया है। जिस तरह का टेम्परेचर राइज हो रहा है, अगर आपको इसको अरेस्ट करना है तो आपको अब ये वक्त आ गया कि इसको आप अफेक्ट करना या इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। चलिए अमृत, तो बहुत विस्तार से आपने तमाम बातें और प्रधानमंत्री के अपडेट जो है हमारे दर्शकों से साझा की है। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो कनाडा के कैरास्कस में G7 समिट से इतर द्विपक्षीय बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार पर चर्चा की और टैरिफ पर अलग से समीक्षा करने की बात कही। बैठक के दौरान ट्रंप और कार्नी ने अगले 30 दिनों के भीतर एक व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, बंदूक और नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध ड्रग्स और सीमा सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। और इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और ऑटो आयात शुल्क को कम करने का आग्रह किया। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच प्रवासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मटेरियल पर चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर है G7 समिट में भाग लेने के लिए और इस दौरान कई बड़े मुद्दों पर जो है चर्चा होने वाली है। फिर चाहे बात ग्रीन एनर्जी की हो, AI की हो, या फिर विकास की, या फिर वैश्विक शांति की, तमाम बड़े मुद्दे इस G7 समिट में शामिल रहने वाले हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच प्रवासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मटेरियल पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में काफी खुशी का माहौल है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं कनाडा में, वो अंडरस्टैंडेबली काफ़ी उत्साहित हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मुलाकात होगी, बायलैटरल एंगेजमेंट होगी, उस पर काफ़ी आशा लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सके। मेरे साथ इंडियन डायस्पोरा के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं हरीश कौंसल, CEO हैं ऑग्रो ग्रुप के। हरीश जी, ये बताइए कि कितना उम्मीद लगाई जा सकती है इस मीटिंग से? सब लोग बहुत खुशी हैं। मोदी जी आ रहे हैं,
मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं। और कनाडा बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं, सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे। यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विज़िट है मोदी जी की। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी हैं, बहुत, क्योंकि मोदी जी तो ग्रेट हैं और मोदी जी को जब से मोदी जी इंडिया में अपनी कमान संभाली है तब से हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा हुआ है। मैं 24 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या पहले सिचुएशन होती थी यहाँ पर और आज क्या है, बहुत फ़र्क है मोदी जी के आने से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लिए देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्पेशली मैं गुजरात से हूँ, राइट। सो वी हैव नोन मोदी जी फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। और हमें इधर पूरी कॉमेडी, मेरे को 1000 फोन आ चुके कि कुछ कर रहे हो, कुछ इधर इकट्ठा करो, हाउडी मोदी जैसा कोई करते हैं। तो इधर की पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी की उस क्रूशल मीटिंग को लेकर ये भावना है कनाडा में कि ये मीटिंग्स एक मील का पत्थर साबित हो सकती है दोनों देशों के रिश्ते सुधरने में। और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मीटिंग से कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो के वक्त पर रिश्तों में तल्खियाँ आईं, वो अब तल्खियाँ कम होंगी और रिश्तों में नरमी आएगी। कैमरामैन एन ए शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, एल्बर्टा, कनाडा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे ईरान इजराइल संघर्ष की। कोई मानने को तैयार नहीं। जी हां, ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले लगातार 5वें दिन भी जारी हैं। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों और भारी हवाई सुरक्षा गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख नताज में भी हवाई सुरक्षा जो है सक्रिय की गई। इजराइल में देर रात तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले के कारण सायरन की आवाज सुनाई दी और एक विस्फोट की भी आवाज सुनाई दी। तो लगातार हमले जारी है। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाना एक संभावित विकल्प हो सकता है और ये संघर्ष को बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं संघर्ष को खत्म कर देगा। ये टिप्पणी उन्होंने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कही है। उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या खामनेई की हत्या एक विचाराधीन विकल्प है, तो नेतन्याहू ने कहा, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये शासन पिछले 50 वर्ष से पूरे मध्य पूर्व को आतंकित करता आया है। ईरान एक हमेशा का युद्ध चाहता है और हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। इजराइल जो कर रहा है वो इस आक्रामकता को रोकने और इसे खत्म करने की दिशा में है।
नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या से संघर्ष समाप्त होता है तो ये बेहतर विकल्प है। उन्होंने यहां तक कहा कि शायद ये एकमात्र तरीका है। बुराई की ताकतों के खिलाफ डटकर खड़ा होना होगा। और इससे पहले इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला किया है। यह हमला तब हुआ है जब चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था। हमले से 1 घंटे पहले ही इजराइल ने तेहरान के लोगों से वो इलाका खाली करने को कहा था जहां टीवी स्टूडियो स्थित हैं। इजराइल ने बाद में टीवी चैनल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने सरकारी टीवी चैनल ईरान का जो सरकारी टीवी चैनल है उसका प्रसारण दोबारा अब शुरू हो गया है। ईरान में 5 दिनों में 224 लोग मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर नागरिक हैं। तो वहीं इजराइल में अब तक 24 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा है कि ईरानी हमलों से हुए नुकसान के कारण लगभग 3000 इजरायली लोगों को निकाला गया है। और इस तरह के ताजा घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कैनानास्कस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस लौट जाएंगे। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। इससे पहले ईरान इजराइल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह दी है। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान को इजरायली हमले शुरू होने से पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहते हैं। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजराइल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत करना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें, आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ इसको लेकर गहरी चिंता भी जताई है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि यह हमला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। FATF ने कहा कि इस
इस प्रकार के हमलों के पीछे एक गहरा और संगठित वित्तीय नेटवर्क होता है जो पैसों के दम पर दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाता है। FATF ने साफ कहा कि अगर आतंकियों तक पैसे ना पहुंचे तो उनकी नापाक योजनाएं भी दम तोड़ देंगी। FATF ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत पर भी जोर दिया है। FATF ने सख्त चेतावनी भारत के लिए एक नैतिक समर्थन भी है और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक परोक्ष संदेश भी है कि अगर आतंक की फंडिंग रोकने में लापरवाही बरती गई तो वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ना तय है। और अब अगली खबर, केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज फिर से शुरू हो रही हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल बीते 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। करीब 1800 से अधिक टिकट रद्द कर दिए गए। इस कारण कई यात्री बैरंग घरों को लौट गए। हालांकि पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की यात्रा जारी रही। बात करते हैं फैक्ट चेक की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अहमदाबाद AI-171 विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर एक भ्रामक संदेश प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट को प्रसारित किया जा रहा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इस संदेश को फर्जी पाया है और AAIB की तरफ से इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं होने की बात कही गई है। यह संदेश पूरी तरह से फर्जी है। यह रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी नहीं की गई है। PIB ने अपनी पोस्ट में जनहित में संदेश देते हुए सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की बात कही है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को लेकर एक भ्रामक संदेश प्रसारित, PIB फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इस वायरल संदेश को फर्जी बताया है। बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की। तो इस केस में जांच टीम आज मौके वारदात पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। मेघालय की पुलिस महानिदेशक इदाशिशा नोग्रांग ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आज दोपहर 12 बजे के आसपास क्राइम सीन के पुनर्निर्माण के लिए सोहरा में मौके वारदात पर ले जाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच महज लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में कई अन्य पहलुओं पर भी पुलिस गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह असामान्य है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल ले। इस बीच वो हथियार मेघालय पुलिस के हाथ लग गया है जिससे सोनम ने राज और बाकी 3 के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी। राजा रघुवंशी का परिवार नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राजा और सोनम ट्रैकिंग करते हुए देखे गए हैं। अगली खबर, बीजेपी आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी DK शिवकुमार के इस्तीफे की मांग करेगी। बीजेपी का आरोप यह है कि राज्य सरकार, CM और डिप्टी CM चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले के लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने इस मामले में विशेष विधानमंडल सत्र बुलाने की भी मांग की है। 4 जून को जब ये भगदड़ हुई उस वक्त 2.5 लाख प्रशंसक अपने पसंदीदा क्रिकेट सितारों की एक झलक पाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम और उसके आसपास एकत्रित हुए थे। इतने अधिक लोगों को संभालने के लिए व्यवस्था पूरी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को विशेष सत्र बुलाने के लिए पत्र भी लिखा है। इस पत्र के माध्यम से बीजेपी ने सार्वजनिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और खेल एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। ये दिवस विशेष रूप से मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों के जैसे घड़ियाल, एलिगेटर की संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मगरमच्छों की घटती हुई संख्या, अवैध शिकार और उनके आवास नष्ट होने के खिलाफ वैश्विक चेतना फैलाना है। भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियों अर्थात मीठे पानी के मगरमच्छ, घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की थी। ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस परियोजना को शुरू किया गया था। भारत के कई राज्यों में मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। भारत का केंद्रपाड़ा ऐसा जिला है जहां पर इसकी तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छोटी मछलियों और अन्य जंतुओं की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही साथ बीमार या मृत जानवरों को खाकर पानी के निकायों को साफ रखने में भी मदद करते हैं। मगरमच्छ अपने प्राकृतिक आवासों में शक्तिशाली शिकारी हैं, फिर भी वे अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी खाल और अन्य अंगों के लिए उनका शिकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण भी उनके निवास स्थान को नष्ट कर रहे हैं। सरकार और अन्य वन्यजीव संगठन इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जिनमें संरक्षण, प्रजनन कार्यक्रम, आवास बहाली और जागरूकता अभियान शामिल है। और बात करें मौसम की तो उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने झारखंड, बंगाल के उत्तर पश्चिमी खाड़ी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही साथ कुछ स्थानों पर बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ ही तूफानी हवा का अंदेशा भी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लिए भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। झारखंड, बिहार में आज अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल, उत्तरी कर्नाटक और झारखंड, बिहार में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान में आज आंधी की संभावना है। यहां पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन और उत्तर पश्चिम के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत दक्षिण पूर्वी हिमाचल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, साथ ही साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आंधी, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारी सहयोगी संध्या शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। सुप्रभात संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों से? सुप्रभात शैला, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उस खबर के साथ, जिसे आज हेडलाइन के साथ अखबारों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध समर्थन के लिए साइप्रस का आभार भी जताया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, और उन्होंने कहा कि नया अध्याय लिखने का ये स्वर्णिम अवसर है। मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान, ये भी इस खबर में बताया गया है। अगली खबर की बात करें तो आपको बताएं कि FATF से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसे हरिभूमि अखबार ने आज प्रकाशित किया और साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि FATF ने माना है कि पहलगाम हमले के पीछे पैसा और आतंकी फंडिंग ही जिम्मेदार है। पहलगाम आतंकी हमले की वैश्विक संस्था ने कड़ी निंदा की है। इस खबर को लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो आपको बताएं कि इजराइल और ईरान में किस तरह से क्या कुछ चल रहा है और कहर बरपाया जा रहा है। तो दैनिक जागरण अखबार सहित आज अन्य अखबारों में भी प्रमुखता के साथ इस खबर को लिया गया है। आपको बताएं कि इजराइल पर ईरानी मिसाइलों का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी तेल अवीव पर बड़े हमले में 8 लोग मारे गए हैं। बंदरगाह शहर हाइफा पर भी मिसाइल से हमला हुआ है, जिसमें भारी क्षति हुई है। आपको बताएं कि ईरान ने कहा है कि इजराइल से हमले रोकने को कहें ट्रंप। वहीं इसी खबर में बताया गया है कि अमेरिका ने सबसे बड़ा युद्धपोत पश्चिम एशिया भेजा है, और साथ ही अगले कॉलम में बताया कि ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालेगा भारत, यानी कि भारत भी जो लोग फंसे हुए हैं भारतीय मूल के, उन्हें निकालने की कोशिश और कवायद में लगातार लगा हुआ है। तेहरान के रेडियो टीवी भवन पर भी हमला हुआ है और इसमें कई पत्रकार भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो इस खबर को आज सभी प्रमुख अखबारों ने हेडलाइन के साथ अपने पहले पेज पर जगह दी है। अगली खबर की अगर बात करें तो नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को आज अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि जनगणना जो है वो 2 चरणों में होगी और इस पर काम अगले साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 13,000 करोड़ का इस 16वीं जनगणना में आ सकता है खर्च, ये भी बताया गया है। 1 अक्टूबर 2026 तक बर्फबारी वाले इलाकों में पूरी कर ली जाएगी जनगणना और 1 मार्च 2027 वो तारीख तक बाकी देश में अंतिम आंकड़े भी जुटा लिए जाएंगे। इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। आपको बताएं कि भारत की कुल आबादी कितनी है, कौन कौन सी जाति के लोग भारत में निवास कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति, ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस 16वीं जनगणना के माध्यम से इसके जवाब के रूप में सामने आएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस जनगणना से क्या कुछ बदलाव आएंगे। तो 1931 के बाद पहली बार हर जाति के लोगों के सही आंकड़े इसके माध्यम से सामने आएंगे। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के साथ SC, ST और OBC के आंकड़े भी सामने आएंगे। परिसीमन का आधार नई जनगणना आबादी के हिसाब से संसद और विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व तय करने वाले परिसीमन का आधार भी ये जनगणना बनने वाली है और महिला कोटा जो लागू होने वाला है उसमें भी ये जनगणना अहम और प्रमुख भूमिका निभाएगी। अगली खबर की बात करते हैं, ये है मतदान केंद्रों पर होने वाली वेबकास्टिंग से जुड़ी हुई खबर, जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज अपने पहले पेज पर लिया है और बताया कि अब हर मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग होगी और इसकी शुरुआत बिहार से होने वाली है। वेबकास्टिंग चुनाव प्राधिकरण के आंतरिक उपयोग के लिए होगी और साथ ही साथ आपको बताएं कि वेबकास्टिंग इंटरनेट पर किसी कार्यक्रम या प्रस्तुति का सीधा प्रसारण होता है। तो किस तरह से पारदर्शिता मतदान के माध्यम से मतदान के दौरान लाई जा सकती है, उसके तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें वेबकास्टिंग भी एक कड़ी है जिसकी शुरुआत अब बिहार चुनाव से होने वाली है। एक और खबर का रुख करते हैं, जिसे जनसत्ता अखबार ने आज अध्ययन कॉलम के साथ प्रकाशित किया। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये खबर बताती है कि दिल्ली में 15% PM 10 करोड़ के लिए अकेले निर्माण कार्य जिम्मेदार है, यानी कि तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं और जिसकी वजह से क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत के शहरों में निर्माण कार्य तेजी से होने की वजह से भवन से लेकर सड़कें और पुल बन रहे हैं और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ की वायु में मौजूद 15% धूल के जो कण हैं, यानी कि PM10 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए निर्माण कार्य ही जिम्मेदार हैं। ये बात कहनी है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW
एनर्जी के शोध में ये बात सामने आई है, जो बता रही है कि PM10 इन कणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां सामने आ सकती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी अध्ययन के माध्यम से पता चला है कि निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता निगरानी लगाने के लिए 3 तरीके सुझाए जाते हैं, जो बाड़ लगाने की विधि, संकेंद्रित वृत्त दृष्टिकोण और भूमि उपयोग विधि। यानी कि ये चीज़ें अगर अपनाई जाएं तो इससे जो ये कण हैं जिससे प्रदूषण की बात या बीमारियों की बात सामने आ रही है रिपोर्ट के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। चलते चलते आपको एक और खबर से रूबरू करा देते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। जी हाँ, एक रिपोर्ट बता रही है 50 सालों के बाद किस तरह से रेस्क्यू एफर्ट घड़ियाल के लिए किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि 10,000 यानी कि 1940 में 10,000 के आसपास घड़ियाल थे, लेकिन अब उनकी संख्या 700 हो गई है, यानी कि 90% की कमी इनमें देखने को मिली है। तो आज एक पूरा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में आज टाइम्स स्पेशल पेज पर इस खबर को लिया गया है और बताया कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के दिन हम सभी किस तरह से संकल्प ले सकते हैं कि घड़ियालों को हम किस तरह से बचा सकते हैं। वो तमाम बातें कही गई हैं, किस तरह से हम तालाब का संरक्षण कर सकते हैं ताकि जो घड़ियाल हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो आज विशेषज्ञों के माध्यम से भी ये बात कही गई है कि घड़ियालों को आप बचाइए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें शैला, तो आज के अखबारों में वो तमाम खबरें हैं जो देश से लेकर के दुनिया तक की खबरों को बता रहे हैं और हेडलाइन के साथ, प्रमुखता के साथ अखबारों में प्रकाशित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अलग अलग क्षेत्रों की तमाम सुर्खियों को समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई ड्रोन से हमले हुए, जिससे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कीव में एयर सायरन की आवाज सुनाई दी और लोगों को रूस के हमले के खतरे के मद्देनजर चेतावनी दी गई। कीव के मेयर विटाली क्लेस्को ने कहा कि ड्रोनों का झुंड राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने रूसी मिसाइलों की तैनाती के खतरे की चेतावनी दी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को लंदन में श्रद्धांजलि दी गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और ब्रिटेन में कनाडा के उच्चायुक्त राल्फ गोडेल भी मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कांगो में बाढ़ और भूस्खलन के कहर से 29 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिससे कई वाहन भी डूब गए। बड़े पैमाने पर पानी और बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। बाढ़ की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का कहर जारी रहेगा। अमेरिका में कंसास के गार्डनर में न्यू सेंचुरी एयरपोर्ट पर एक विमान हैंगर की छत से टकरा गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार विमान में सवार कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के कारण की अभी जांच की जा रही है। और अब बात कारोबार की। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक उपलब्धि हासिल की है। दोनों संस्थानों ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इस प्रयोग की सफलता के साथ भारत ने एक नए क्वांटम युग में कदम रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने सुरक्षित संचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है, जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
ईपीएफओ ने अपने सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं को तेज और पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसमें केवाईसी अपडेट, सदस्य प्रोफाइल में संशोधन और स्थानांतरण दावों की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम दावों की ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। 15 जनवरी 2025 से ट्रांसफर क्लेम के लिए नियोक्ता की मंजूरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि FAT के माध्यम से उमंग ऐप पर UAN अलॉटमेंट और सक्रियता की सुविधा शुरू की गई है। अब दावा दाखिल करते समय चेक लीफ या फिर बैंक पासबुक की सेकंड स्कैन प्रति जो है वो अपलोड करना आवश्यक नहीं रह गया है। अप्रैल 2025 से बैंक खाता विवरण को UAN से जोड़ने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति की शर्त भी अब समाप्त कर दी जाएगी। भारत के व्यापारिक आंकड़ों में मई महीने में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। इस दौरान देश का कुल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.27% अधिक है। वहीं मई माह का कुल आयात 77.75 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 1% कम है। मई 2025 में देश का कुल व्यापार घाटा कम होकर 21.88 बिलियन डॉलर रहा, जो अप्रैल में 26.42 बिलियन डॉलर और मई 2024 में 22 बिलियन डॉलर से अधिक था। मई में इलेक्ट्रॉनिक सामान में 54%, मरीन उत्पादों में 27% और केमिकल निर्यात में 16% निर्यात बढ़ा है। अप्रैल मई अवधि में गैर पेट्रोलियम माल निर्यात में साल दर साल 7.5% की वृद्धि हुई है। सेवाओं का निर्यात 9% से ज्यादा बढ़ा है, तो वहीं दालें, ट्रांसपोर्ट उपकरण, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम उत्पाद और न्यूज प्रिंट जैसे उत्पादों में आयात में गिरावट दर्ज हुई है। और अब खबरें खेल जगत से। आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ करेगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। आईसीसी ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इस साल होने वाले महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा, जिसमें कुल 8 टीमें ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से करेगी। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। भारत में कुल 4 शहरों में ये मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम, विशाखापत्तनम का एसीए वीडीसीए स्टेडियम शामिल हैं। श्रीलंका में केवल एक मैदान को ही इस विश्व कप के लिए चुना गया है। श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ेंगी, यानी सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेलेंगी। टॉप 4 टीमें 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल मुकाबला बेंगलुरु और कोलंबो में आयोजित होंगे। सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली 2 टीमों के बीच 2 नवंबर को फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम खिताबी दौर में जगह बनाने में कामयाब होती है, तो इस स्थिति में फाइनल मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें।
एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आइए आज करते हैं पवन मुक्तासन और जानते हैं इसके लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गैस बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, जॉइंट पेन है, वात रोग कोई सा भी है, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का डिसबैलेंस है, वात बढ़ा हुआ है, उससे होने वाले सभी रोग, फिर चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो एसिडिटी, गैस इंडाइजेशन है, या फिर वो हार्ट डिजीजेस हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी आसन है यथा नाम तथा गुणा पवन मुक्त, जो हमारे शरीर से पवन को मुक्त करता है। अगर आपको सीवियर गैस होती है तो जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उस वक्त भी आपकी गैस पास हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य प्रतिष्ठा ने एक सूत्र दिया आपको आज, क्या है वो, कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। मल को अंदर मत रहने दीजिए। योगाभ्यास करते हुए मल का विसर्जन होना सबसे स्वाभाविक चीज है। सो डू नॉट होल्ड एनी ऑफ योर नेचुरल कॉल ड्यूरिंग योर योग प्रैक्टिस। कैसे करना है पवन मुक्त आसन, इसका सबसे सुगम वर्जन आज हम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पर आज जो वेरिएशन हम कर रहे हैं ये हमारी कॉमन योग प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने आपके लिए बनाई है, उसमें भी यही वर्जन है। और उसी के साथ साथ ये वो वर्जन है जो हर व्यक्ति कर सकता है, जिसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी निषेध नहीं है ये किसी के लिए भी। तो कैसे करना है इसको, आप इस प्रकार से अपनी कमर के बल लेट जाते हैं, सहजता सुगमता से, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप दोनों पैरों को पहले फोल्ड कर लीजिए। हमने कहा ये इजी वर्जन, सुगम वर्जन है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने थाइस को पेट के अगेंस्ट ले आना, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना और सांस छोड़ते हुए, अब जहां अभी आए हैं ये तो सब कर सकते हैं। अब अगर आपको गर्दन में बहुत दर्द है तो आप इतना ही करें, लेकिन अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो और सांस छोड़ते हुए चेहरे को भी ऊंचा उठाना और दोनों घुटनों की ओर अपने चेहरे को, चिन को लेकर आना। यथा सामर्थ्य सांस बाहर छोड़े छोड़े रुकेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को वापस, सर को वापस ले जाना, फिर से पैरों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए पैरों को खोल देना, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना। विश्राम की स्थिति में थोड़ी देर जरूर रुकेंगे। कम से कम 3 बार इसे रिपीट करेंगे। आप जब वापस आएंगे तो कैसे आना है, पहले आप बाईं करवट टर्न कीजिए, यानी सीधा नहीं बैठना, पहले स्थिति में आना और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना है। पवन मुक्त आसन आप सभी अभ्यास करें। हमने इसके वेरिएशन भी आपको दिखाया कि अगर सर्वाइकल पेन है तो कैसे बिना गर्दन उठाए करना है, और बाकी तो सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अवश्य पवन मुक्त आसन को अपने योग रूटीन का हिस्सा बनाइए। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।